हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्लासेस। दोस्तों, हम लोग सेशन के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं भूगोल। और भूगोल का शुरुआत करेंगे आज बेसिक से, जीरो लेवल से पढ़ेंगे। और बहुत ही आसानी पूर्वक से बहुत सी इजी लैंग्वेज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। देहाती खाटी देहाती भाषा में पढ़ो जी, ताकि पढ़े में समझे में दिक्कत ना हो के, ठीक ना। भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई है, भूगोल का इतिहास क्या रहा है, और हम लोग भूगोल को पढ़ेंगे तो कितने पार्टों में बांट कर पढ़ेंगे। एक एक पार्ट को हम लोग अध्ययन करें। भूगोल में कोई ज़्यादा पार्ट है नहीं, लेकिन एक एक पार्ट बहुत लंबे लंबे होते हैं, है ना। ऐसे नहीं, फिजिक्स में बहुत सारे अलग अलग चैप्टर छोटे छोटे होते हैं, लेकिन भूगोल के अंदर देखिएगा तो एक एक पार्ट में बहुत सारे लिंक होते हैं, बहुत सारे जुड़े होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं भूगोल से। अगर भूगोल को हम लोग इंग्लिश में लिखें, भूगोल को इंग्लिश में लिखें तो जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, क्या होता है, पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब अध्ययन करना होता है ना, अध्ययन करना। मतलब यह हो गया है कि जो पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है वह विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के बारे में अध्ययन करें। और इससे अगर बाहर जाएं तो ब्रह्मांड के बारे में भी अध्ययन होता है भूगोल के ही अंतर्गत, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको जो बता रहा है जियोग्राफी, जो पृथ्वी का अध्ययन है जियोग्राफी कहलाता है। और इसमें भी इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट को देखेंगे। लेकिन अगर भूगोल स्टार्टिंग करते हैं तो हम ऐसा करते हैं, भूगोल का हम लोग पहले कुछ पार्ट में है, उसको किस किस पार्ट में पढ़ना है उसको हम पहले देख लेते हैं ना। अगर पृथ्वी की बात किया जाएगा कि पृथ्वी कैसा है, तो आप लोग क्या बताएंगे? अगर हम कह दें आपसे पृथ्वी कैसा है तो क्या बताएंगे आप लोग? पृथ्वी आप लोग बताएंगे अंडाकार है, गेंद के आकार का है, नाशपाती के आकार का है, तरबूजे के आकार का है। बहुत लोग बहुत आकार के लोग बोलते हैं, बट मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। मैं कहूँगा कि पृथ्वी जियोड है, जियोड। जियोड आपका इस आकार का हो सकता है, ये आपका पृथ्वी कहाँ, हाँ ठीक बा, इस आकार की पृथ्वी है, जियोड आकार का पृथ्वी है आपका। क्योंकि कितना भाषा में लोग बोल दो ना कि एकदम गोल मोटोल चेहरा है हमारे, उनकर मतलब कि लड़का का चाहे कोई का, आदमी का चाहे लड़की का, एकदम गोल। तो चेहरा गोल होता है, कपड़ा एकदम गोल होता है। अगर हम तुलना करें पृथ्वी का अपने हेड से, नाक निकल बा, आँख बा, कान बा, बाल बा, अलग अलग है ना। सेम हमारी पृथ्वी भी वही तरह है। कैसे है? अगर पृथ्वी की अगर बात करें, जिसमें बहुत सारे पर्वतें हैं, पहले हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, समुद्री एरिया हैं, बहुत सारे घास के क्षेत्र हैं, पहाड़ी तलहटी क्षेत्र हैं, बहुत सारी आपको जंगली एरिया हैं, पठारी प्रदेश हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे हैं। तो क्या एकदम गोलाकार होगा? कुछ तो ऊंच खाल है, ये है उस आकार का होगा। तो आप सिंपल भाषा में बोलेंगे पृथ्वी हमारा जियोड आकार का है। क्या, किस आकार का है? जियोड। जियोड ऐसे लिखेंगे, जियोड, ऐसे जियोड आकार का हमारा पृथ्वी किस आकार का है? जियोड आकार का। आइए पहले हम लोग देख लेते हैं किन किन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम बात करें ज्योग्राफी को पढ़ने के बारे में, तो हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में क्या हम लोग पढ़ते हैं? अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत अंतरिक्ष का अध्ययन होगा। इसमें अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जियोलॉजी। जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान, पृथ्वी के गर्भ के अंदर क्या क्या बातें हैं, पृथ्वी का निर्माण किन किन तत्वों से हुआ है, इसको बोलेंगे भूगर्भ विज्ञान, इसके अंतर्गत होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रोपोग्राफी। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे।
वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़िएगा ना, उसमें बहुत सारे मौसम के बारे में और किस विश्व में कौन कौन से जगह कैसे हैं, किस किस महादेश में कौन कौन से देश हैं, वहाँ का मौसम तापमान कैसा है, सारा कुछ उसमें पढ़ लिया जाएगा। आज हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष विज्ञान, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है, अंतरिक्ष के बारे में पूरा हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम बात कहते हैं आपसे एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष विज्ञान क्या है, तो जितने भी आपको ब्रह्मांड के अंतर दिखने वाले आकाशीय पिंड हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, उन सभी को आप लोग अंतरिक्ष कह सकते हैं। जितने भी दिखने वाले आसमान में, खुले आसमान में आँख खोल कर देखा रात्रि का जितना चीज़ लौकी, वो टोटल आपको अंतरिक्ष आएगा। क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं और ज्योग्राफी से कहें, कभी कभी पूछ देता है ज्योग्राफी के पिता कौन है? ज्योग्राफी के पिता आपको इराटोस्थनीज, ये ज्योग्राफी के पिता हैं। ज्योग्राफी शब्द का खोज भी, उत्पत्ति भी इन्होंने ही किया था, है ना? कौन? एस्ट्रोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी को हम लोग अगर दूसरे भाषा में कह लें तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत भी आपका अंतरिक्ष विज्ञान का ही अध्ययन किया जाता है। इसको कॉस्मोलॉजी, है ना? कॉस्मेटिक चीज़ें, याद आ रहा है कुछ? आप लोग जाती हैं कि कोई भी चीज़ खरीदती हैं, कॉस्मेटिक चीज़ें, तो कॉस्मेटिक चीज़ अलग है, आपका जो भी सरस श्रृंगार वाला चीज़ है वो अलग है। लेकिन कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत आपको जो भी ग्रहीय पिंड हैं, जो भी अंतरिक्ष के अंदर हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था। हमको तो सबसे अच्छा लगता है यही ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना। ब्रह्मांड में तारों का विकास कैसे हुआ, कौन से तारे कैसे विकास करते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ, बहुत मस्त चीज़, एकदम फिल्म जैसा चलेला। पटना में जाइएगा, तारामंडल है ना, तारामंडल के अंतर्गत आपको टोटल आपको ग्रहीय दिशा और अंतरिक्ष के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में पूरा प्रोजेक्टर फिल्म दिखाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं तारामंडल। घूमेगा नहीं पटना को, थोड़ा सा पढ़ लिख के जाइए ना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। गैला बिना पढ़ लिया, घुस गिला तो नहीं समझ में आए। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आप ग्रह के बारे में, आकाशीय पिंड के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, इसके बाद उसमें जाकर देखिए, आपको टोटल समझ में आएगा पृथ्वी का विकास, ब्रह्मांड का विकास, कैसे कौन कौन तारे कैसे टूटते हैं, कैसे बनते हैं, क्या निर्माण होता है, टोटल समझ में आता है आपको। ठीक ना? चलिए, अगर हम बात कर दें, इसमें अलग अलग तारे होते हैं, तारों का विकास कैसे होता है? तारे इंग्लिश में स्टार बोलते हैं, है ना? देखिए, शुरुआत में कोई भी तारा गैसीय रूप में होता है। कोई भी तारा होता है आपको इस प्रकार से गैसीय रूप में ही होता है। और इसमें पता है कौन सा गैस होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम, दो गैस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, है ना? शुरुआत में कोई भी तारा आपको गैसीय रूप में होता है। जब गैसीय रूप में होता है तो इसके अंदर प्रकाश नहीं होता है ना? जब गैसीय रूप में होता है तो इसको निहारिका बोला जाता है। क्या बोलते हैं? निहारिका। इंग्लिश में नेबुला बोला जाता है। अब ध्यान सुनिएगा, जो आपका निहारिका है, शुरुआत में इसमें गैसीय एक गोला, गैस का एक गोला होता है, सीधा कह सकते हैं। यह एक गैसीय गोला होता है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। जब हाइड्रोजन और हीलियम धीरे धीरे इनका टेम्परेचर बढ़ने लगता है और हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। तब इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़कर 6000 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाए, तब वह चमकना चालू करता है और आपको वह एक तारे के रूप में दिखाई देता है। क्या होगा? अब क्या कर रहा? अब इसके अंदर एक क्रिया हो रही है, ध्यान सुनिएगा। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो तारा जब बना,
हाइड्रोजन और हीलियम का जो विखंडन होना चालू हुआ नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा। बहुत पूछता है कि तारों के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन। तारों छोड़ो, आपको पूछते सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और जिसके अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होगी, जाहिर सी बात हो कि प्रकाश बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी बाहर करेगा, वह एनर्जी हीट के रूप में, प्रकाश के रूप में होगा। यही होगा आपका, यह स्टार बन गया तारा। तारा में क्या क्या बातें हैं आपको हम बता दें। पहले इसमें नाभिकीय संलयन हुआ, नाभिकीय संलयन आप लोग नाभिकीय विखंडन भी सुने होंगे, वो अलग मेथड है ना। नाभिकीय विखंडन अलग। नाभिकीय संलयन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमेशा नाभिकीय संलयन एक दूसरे से टूट कर एक दूसरे से बहुत अलग अलग चेन में बनते जाते हैं। केमिस्ट्री में इसका कभी आपको बना देंगे, देखिए कैसे कैसे चेन बनाते हैं। एक बार टूटते हैं तो 1000 चेन लंबा बनाते जाते हैं लोग, है ना। तो नाभिकीय संलयन होता है। इसमें किसके किसके बीच, तो हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। जब नाभिकीय संलयन खूब तेज का अभिक्रिया होगा तो आपको ऊष्मा और प्रकाश बाहर उत्सर्जित होंगे। अब पता है इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस उसका बाहरी तापमान होता है, 6000। तब प्रकाश खूब हरा के लगी फेंके बारह। जब प्रकाश खूब फेंकेगा इसे, अर्थात यह एक चमकता हुआ तारा हो गया, चमकते चांद को, है ना, चमकता हुआ तारा हो गया। जब तारा इस डिग्री टेम्परेचर में 6000 पहुँचता है तो तारा का एक अवस्था होता है, जिस अवस्था में जाकर कोई भी तारा चमकना चालू करता है और कोई भी पदार्थ गल जाता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। कौन सा अवस्था, प्लाज्मा। और प्लाज्मा अवस्था सबसे गर्म अवस्था होता है, इससे ज़्यादा गर्म कौन अवस्था नहीं होता है। प्लाज्मा इतना हीट अवस्था होता है कि आज भी हम लोग की पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, जो पत्थर पिघला हुआ अवस्था में है, समझ लो पत्थर पिघला हुआ अवस्था में, लोहा के अगर पिघला दे पानी में बन जी, वो प्लाज्मा अवस्था में हो जी। और लोहा पिघल कर पानी जैसा बन गया तो प्लाज्मा अवस्था में है। वही अवस्था में तारे होते हैं, आपके प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब तारा प्लाज्मा अवस्था में है कितना गर्म होगा। आप यही से अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य में कितना एनर्जी हो सकता है, सूर्य कितना हीट है। आज भी जो आपको जो आदित्य L1 जो भेजा गया है आपको, जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए, क्या सूर्य के सतह पर उतरेगा? हिम्मतें नहीं उतर जाए, खा खोजी हैं। तो धधकता हुआ गोला है, कहाँ उतरब? चांद हक उतरब, घूमब, नहीं उतरने देगा, खाक हो जाओ। बहुत दूर, यहाँ से क्यों कुछ क लाख तो किलोमीटर दूरी पर इसको रखा गया है। हाँ, 6-7 लाख की 9 लाख किलोमीटर दूरी पर रखा गया है, उतना ही पर का अध्ययन करेगा। प्लाज्मा अवस्था में तारे होते हैं, ध्यान रखिए। तारे किस अवस्था में होते हैं? प्लाज्मा अवस्था में सभी तारे होते हैं। और प्लाज्मा अवस्था सबसे गर्म अवस्था होता है। ठीक है भैया, गर्म भइल, इतना तो से यहाँ जानकारी मिलल, गर्म होला, ठीक भइल। लेकिन गर्म होने के बाद ये कुछ समय के बाद जब इसके अंदर का हाइड्रोजन और हीलियम ख़त्म होता है, कौची हाइड्रोजन हीलियम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, तब इस तारे का आकार बढ़ने लगता है। इस तारे का क्या होता है? आकार बढ़ने लगता है, क्योंकि इसके अंदर का हाइड्रोजन और हीलियम ख़त्म होने लगता है। जब आकार इसके अंदर का बढ़ने लगता है उस अवस्था में इसको बोला जाता है लाल दानव। क्या बोलते हैं? नाम देते हैं लाल दानव। लाल दानव तारा इसको बोला जाता है इस अवस्था में, और उसका आकार बढ़ने लगता है। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जब आकार बढ़ने लगा, अब इसके अंदर एनर्जी ख़त्म होने लगी, तब इसी से आपका एक और तारा होता है जिसको बोलते हैं श्वेत बामन। इसको बोलते हैं श्वेत बामन, वामन तारा बोला जाता है। और जब इसका टेम्परेचर कम होता है, जब टेम्परेचर थोड़ा कम होना चालू हुआ तो लाल दानव तारा
और टेम्परेचर कम हुआ, कम, तो श्वेत बामन। जब साफे खत्म हो गया तो काला बामन। कौन बामन? काला बामन नहीं, काला बामन, इसको बोलेंगे काला वामन। ये सब तारे की स्थितियां हैं भाई। जिसकी उत्पत्ति होगी उसका विनाश भी होता है। जब तारों का विनाश हो रहा है, हम तू का बनी जाओ, हम लोग का विनाश होगा। हई तारा भाई जवानी में रहे तो खूब चमकलस, अब थोड़ा जब इसके अंदर एनर्जी खत्म हो, बुढ़ापा अवस्था में आ गया, इसका नाम दे दिए लाल दानव तारा। लाल दानव तारा से और एक अंदर के एनर्जी खत्म भल तब कि श्वेत वामन तारा। और जब साफे एनर्जी खत्म हो गल तो काला पड़ जी, हाँ, काला वामन तारा। और काला वामन तारा खतरनाक होला, है ना। काला वामन तारा इतना खतरनाक कि इससे कोनो प्रकाश बाहर नहीं जा सके ना, इससे कोई भी प्रकाश बाहर नहीं जा सकता है ना। इसको काला वामन। लेकिन ये सारी घटनाएं आपका छोटे तारों के साथ होता है, जो छोटा आकार में तारे हैं उनके साथ। अगर बड़ तारा होके, अगर हमनी का कहे कि पृथ्वी का सबसे नज़दीक चमकता तारा कौन है? सूर्य। क्या है? जो हमारा पृथ्वी है इसके पास अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से लेकर अपना काम चलाता है। जो चांद है जो रात में चमकता है, चांद के पास अपना तारा नहीं है, प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूर्य के प्रकाश उस पर पड़ता है, वही चमकता है। तो हम लोग कहते हैं कि चंदा मामा का प्रकाश है वो था, ऐसा नहीं है, वो छोटा आदमी है। सूर्य के प्रकाश को चुरा कर हम आप लोग ट्रांसफ़र करा। जैसे हम अब खड़ा हो जाए, आईना हम से लेके हम चमकाई तो चमकी कि नहीं आईना? अगर किसी लाइट के ऊपर अगर आईना को रखें और चमकाए तो उसका प्रकाश पड़ेगा कि नहीं? सेम कंडीशन चांद के भी साथ वही है। सूर्य का प्रकाश पड़ा, आईना की तरह चमका के हमारे धरती पर भेजल, तो हमने का भ्रमित हो गई जा, ये तो चमकत बा चंदा। चंदा चमकते नहीं, उनका अपना प्रकाश नहीं है। इसलिए तो चांद को हम लोग तारा नहीं कहते हैं, पृथ्वी को तारा नहीं कहते हैं। जिसका खुद का अपना प्रकाश हो, ऊष्मा हो, वही तारा कहलाएगा। और वह कार्य केवल सूर्य के पास है, वह वाला केवल किसके पास है? सूर्य के। और तारों का भी अलग अलग रंग होता है, आपको हम बता देते हैं। तारे जो इनका भी अलग अलग 3 रंग होता है। तारों का हम कलर आपको ही बता देते हैं। अगर कोई लाल हो रहा है तारा, लाल है, तारे का रंग लाल है, उसका सामान्य ताप है। क्या है? सामान्य ताप रहेगा। जब तारा उसका क्या रहेगा? प्रकाश लाल होगा। अगर जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ताप, ज़्यादा तापमान हो गया, तब वो श्वेत हो जाएगा, श्वेत दिखेगा हमको। जब खूबे बहुत ही ज़्यादा हो गया, जब 6000 से कई हज़ार, मान लो कि बहुते हो गया, 20,000 डिग्री टेम्परेचर, 1,00,000 डिग्री टेम्परेचर हो गल, बहुत ज़्यादा ताप, बहुत ज़्यादा ताप हो गया, तब पता है नीला दिखेगा। और नीला जब भी कोई भी प्रकाश वाला आपको तारा दिखा, सबसे खतरनाक, सबसे उसमें हीटिंग पावर है, समझ लो। तारे का 3 होता है, याद रखिएगा, लाल, श्वेत और नीला। लाल में सामान्य टेम्परेचर होगा, श्वेत में थोड़ा उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और बहुत ही ज़्यादा होगा तो नीला। गैस जलता है ना, गैस आप देखते नीला जलता है, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है कि नहीं? जिसका टेम्परेचर हाई होगा उसका जो कलर है नीला में बदल जाएगा, और नीला का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। लाल दिया, लाल जलेला है ना, दिया जलता है, लाल ना हो, प्रकाश देता है, उसका कितना ऊपर खाना बन जाएगा? नहीं बनेगा। लेकिन गैस का देखा, खाना धाएँ धाएँ बन जाए ऊपर। तो अलग अलग इसका है। हम लोग इसमें थे, तारा में। अब हम बोले थे कि ये छोटे तारे जब ख़त्म हो रहे थे उनके एनर्जी, तब इस रूप में होते हैं। एहिजे जब बड़ तारा अगर मान लो, तो बड़ तारा एक भड़क जाला, का हो जाला? अब विखंडित होता है। जब बड़ा तारा जब होता है, जब इसके अंदर एनर्जी ख़त्म हो रही होता है, नाभिकीय विखंडन की, नाभिकीय संलयन की क्रिया जब समाप्त हो रही होती है, उसके अंदर की एनर्जी समाप्त हो रहा होता है, वो भी बढ़ता है, उसका भी आकार बढ़ता है, लेकिन उसका आकार बढ़ के एकदम फट जाता है।
अब फट कर कई रुपए में बदल जाता है, तो उसी को बोलते हैं अभिनव तारा। उसको बोलते हैं अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुन लो, सुपरनोवा स्टार, इसी को सुपरनोवा या अभिनव तारा बोलते हैं। अभिनव तारा भैया टूटल जब हेसे भल विखंडित होल भड़कल अभिनव तारा, तो अभिनव तारा भी विखंडित होता है। फिर तो जब ये विखंडित होगा तो उससे बहुत सारे छोटे छोटे अभिनव तारा जब विखंडित होता है चमकता है। भाई देखो, कोई भी चीज़ जब एकाएक टूटता है ना, उसमें ऑटोमेटिक प्रकाश निकलेगा, तो भी चमकता है। तो अलग अलग खंडों में टूटता है अभिनव तारा भी। आपको हम बता, जब टूटेगा तो न्यूट्रॉन, पल्सर, केसर। अभिनव तारा जब विखंडित तो इतने अलग अलग तारों में टूटता है। अब है तीनों तारन का अलग अलग मतलब हम बताओ थे। जब ये अभिनव तारा का विखंडन होगा, ठीक, तब ये जो न्यूट्रॉन तारे होंगे इसमें चमक होगा। क्या होगा? चमक होगा। न्यूट्रॉन तारे में चमक नहीं होगा, पल्सर में चमक होगा। न्यूट्रॉन तारा में बड़ा होता है। हाँ देखिए, जब इसका विखंडन होगा तो ये बड़ा होता है तारा, इसमें चमक होता है, इसमें चुंबकीय गुण होता है, चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अभिनव तारा टूटा 3 रूप में बदला, न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेसर के रूप में। न्यूट्रॉन आपको ये बड़ा आकार का होता है, पल्सर में चमक होता है, लाइट वाला होते हैं, चमकते हैं। कबो को देख ले बोले तो के बता दें हैं, कबो तारा टूटेला तो जब टूटेला तो एकदम बहुत लाइट के साथ गिरता है। आसमान में देखे हैं टूटते हुए तारे, देखे हैं कभी आप टूटते हुए तारे देखे हैं? कबो को रात में, हाँ, लगता सन तना गिर रही तो कपड़े गिर रही कि ख़त्म हो जाए, है ना। तो कितना लोग दुआ करना, टूटे हुए तारों से दुआ करो तो अपना दुआ मतलब मिल जाता है। खुद टूटा था तो के दे ही वो बेचारा, का दे, टूटा हुआ आदमी का देगा तुमको? तारा खुद बर्बाद होता है बेचारा, टूट तो दे ही, कुछ नहीं देते, घंटा दे। देखो, बड़ा चमक और चुंबक वाले गुण का होते हैं। अब देखिए, जो न्यूट्रॉन होते हैं, जो न्यूट्रॉन वाला तारा होता है, आगे चलकर जब इसके अंदर का जब एनर्जी पूरा ख़त्म होता है तब यही तारा ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल, ब्लैक होल नाम सुनेंगे, ब्लैक होल तारा। और ब्लैक होल भैया इसके अंदर इतना इसका घनत्व अधिक होता है ब्लैक तारा का, ब्लैक होल का, कि ये सिकुड़ना चालू करता है, धीरे धीरे सिकुड़ता है और इसके अंदर इतना अधिक घनत्व हो जाता है कि बताया जाता है एक अनुमान के आधार पर कि अगर इतना इसका डेंसिटी, इतना इसका घनत्वता ज़्यादा हो जाता है, अगर इसका 1 चम्मच मिट्टी उठाइएगा ना 10 हाथी के बराबर हुई। एक चम्मच मिट्टी आकर 10 हाथी के वजन के बराबर होला। एक बात कहे हैं, उसका जितना आकार होगा ना उतना। अब तू खुद बता ला, अगर मान ला कि इतना भारी से चद्दर लोहा का, उसको एकदम सिकुड़ा कर, उसको दबा कर, प्रेस करके हेती गोला में बदल दो, का ओकर भार कम हो जी रही ना। इसी प्रकार इसका पहले बहुत बड़ा फैला हुआ था, लेकिन ब्लैक होल में बदलने के कारण उसका आकार एकदम सिकुड़ता गया और उसका डेंसिटी इतना अधिक हो गया, उसका थोड़ा सा भी मात्रा कई हजार गुना के बराबर था, बाहर के वजह बराबर। और आज भी सबसे ज़्यादा खतरा पृथ्वी को है तो ब्लैक होल तारों से ही है। अगर ब्लैक होल टकराई न सन, हमारी पृथ्वी के घुस के बाहर निकल जाए, टकराई पृथ्वी से टकराई तो पृथ्वी में से घुस के छेद के बाहर निकल जाए। और समझ लो, जब पृथ्वी के छेद के बाहर निकले ना, जितना पृथ्वी का मैग्मा है ना, पिघलल जो लिक्विड रूप में अंदर है, सब फफा के ऊपर आ जाए और कुल सर्वविनाश हो जाएगा।
बोलेंगे कि पृथ्वी पर जलजला आ गया, पृथ्वी का विनाश हो गया, पृथ्वी का विनष्ट हो गया, पृथ्वी पुथल पुथल हो गल, उसी को बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊँगा, और वही होगा, उसी रूप में आते हैं। पृथ्वी का विनाश होगा उसी रूप में। ये साइंस भी इस बात को कहता है, जो बात को धर्म ग्रंथों में बोला गया। क्योंकि ब्लैक होल देखे में तो कि लगे कि एक गांव के बराबर बा, लेकिन बाप रे वो एक गांव के बराबर पिंड नहीं खे, कितना गुना बड़ा रहा होगा। उसका जो पार्टिकल्स एकदम सिकुड़ते 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 इतना में है, और वो टकराया। जब भैया उसका एक चम्मच 10 हाथी के वजन के बराबर हो सकेला मिट्टी, अब समझ लो उतना भारी है तो क्या हाल होगा। ये स्थिति है आपको। तारे इस रूप में होते हैं टोटल। तो तारों का हम आपको पूरा विस्तृत चीज़ बताएं कैसे निर्माण होता है, कौन कौन से तारे होते हैं। इतना ही सब तारे होते हैं। इन्हीं तारों के बारे में हम लोग को अध्ययन है। ठीक, तो ये चुंबकीय एक होता है, उसके अंदर भी पत्थर होते हैं। मैग्नेट वाले पत्थर, जो पहले जो पत्थर होता था ना मैग्नेट वाला होता था, आज ही बहुत सारे पत्थर मैग्नेट वाला आपको मिलेंगे जिसमें चुंबक का गुण होता है ना। तो उन्हीं से तो चुंबकत्व या चुंबकीय चीज़ों का खोज किया गया। तो ये किसी भी धातु वाला चीज़ों को आकर्षित करने का गुण होता है इसके अंदर, ठीक ना। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तारे के बारे में इतना ही। आगे अगली वीडियो में दूसरा फिर अध्ययन करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।